हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में बाण वंश एवं पर्वत द्वारक वंश पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों छत्तीसगढ़ के छोटे से राजवंश हैं, लेकिन कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो बाण वंश एवं पर्वत द्वारक वंश, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ में इनकी स्थिति समझ लेते हैं। उसके लिए हम एक छत्तीसगढ़ का आउटलाइन तैयार कर लेते हैं। ये है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बाण वंश की स्थिति समझें तो इनका शासन क्षेत्र मुख्यतः बिलासपुर संभाग में रहा है। कोरबा जिला और बिलासपुर जिले का कुछ हिस्सा इनके शासन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता था। जबकि पर्वत द्वारक वंश जो है छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है, मुख्यतः बिलासपुर संभाग का गरियाबंद जिला और उड़ीसा का कालाहांडी वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्वत द्वारक वंश का शासन था। पर्वत द्वारक वंश छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में शासन कर रहा था, वहीं बाण वंश छत्तीसगढ़ के मध्य भाग के उत्तरी हिस्से में शासन इनका था। लेकिन दोनों के शासनकाल में बहुत अंतर है। बाण वंश का शासनकाल 9वीं सदी रहा है। 9th सेंचुरी में इस वंश का उदय होता है, जबकि पर्वत द्वारक वंश 5th सेंचुरी में शासन कर रहा था। तो 5वीं सदी में पर्वत द्वारक वंश, जबकि 9वीं से 10वीं सदी में बाण वंश का शासनकाल छत्तीसगढ़ में था। बाण वंश से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हम इसे पहले देखते हैं और उसके बाद हम पर्वत द्वारक वंश पर बात करेंगे। तो बाण वंश के बारे में जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि 9वीं सदी में इनका शासन स्थापित था। 9th सेंचुरी इनका शासनकाल क्या था? 9वीं से 10वीं शताब्दी। जबकि इनका शासन क्षेत्र मुख्यतः बिलासपुर संभाग का कोरबा जिला इनका शासन क्षेत्र था। इनकी राजधानी पाली मानी गई है। ठीक है, इस वंश की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है पाली अभिलेख। तो पाली अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि इनकी राजधानी संभवतः पाली ही रही होगी। तो पाली इनका शासन क्षेत्र माना जाता है, सॉरी पाली राजधानी। ठीक है, जिसका प्राचीन नाम झांझनगर था। पाली का प्राचीन नाम क्या था? झांझनगर। पाली को झांझनगर के नाम से भी जाना जाता रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन महत्वपूर्ण बात है जिसे आप पहले याद रखेंगे। बाण वंश 9वीं सदी में इनका उदय हुआ। बिलासपुर संभाग के कोरबा और बिलासपुर जिले के कुछ हिस्से में इनका शासन क्षेत्र रहा है। इनकी राजधानी पाली, इनकी राजधानी क्या थी? पाली थी। दो महत्वपूर्ण शासकों का नाम सामने आता है। पहले हैं महामंडलेश्वर मल्लदेव। पहले शासक का नाम है महामंडलेश्वर मल्लदेव। महामंडलेश्वर उनकी उपाधि थी। और दूसरा जो शासक है जिनका नाम सामने आता है वो है विक्रमादित्य जयमेव। ठीक है, इस वंश के प्रसिद्ध शासक हैं विक्रमादित्य जयमेव। तो ये दो नाम हमें याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है मल्लदेव, महामंडलेश्वर मल्लदेव, और दूसरे विक्रमादित्य जयमेव। तो मल्लदेव को इस वंश के संस्थापक के रूप में पढ़ा जाता है। तो मल्लदेव को याद रखना है बाण वंश के संस्थापक। और विक्रमादित्य जयमेव एक और राजा हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इनका शासनकाल संभवतः 870 से 895 माना जाता है। ठीक है, 870 से 895 ईस्वी में इनका शासन रहा है। 9th सेंचुरी में ये इस वंश के प्रसिद्ध शासक हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने बाण वंश की शक्ति इन क्षेत्रों में क्या की? बढ़ाई। ये जो आपका पाली क्षेत्र है कोरबा वाला, इस क्षेत्र में बाण वंशी की सत्ता को मजबूत करने का श्रेय जाता है विक्रमादित्य जयमेव को। ठीक है, इन्होंने
पाली का जो शिव मंदिर है, ठीक है, आपको याद रखना है जो महत्वपूर्ण कार्य है इनका, उनमें एक है पाली के शिव मंदिर का निर्माण। ठीक है, अगर आप कोरबा जाएंगे, बिलासपुर से कोरबा, तो कोरबा रोड में जस्ट मेन रोड में ही ये पाली का शिव मंदिर स्थित है। तो पाली का शिव मंदिर, प्रमुख निर्माण कार्य में पाली का शिव मंदिर आपको याद रखना है विक्रमादित्य जयमेव ने बनवाया था। जिससे हमें ये बात भी समझ में आता है कि ये जो वंश था शैव धर्म का उपासक था। उपाधि भी देखिए महामंडलेश्वर मल्लदेव, जो ये सिद्ध करता है कि ये वंश क्या था, शैव धर्म का या शैव मत का अनुयायी था। आगे चलकर पाली का जो शिव मंदिर है इसका जीर्णोद्धार करवाते हैं कलचुरी नरेश जाज्जल्य देव प्रथम। आपको याद रखना है बाण वंशियों के पतन के पश्चात छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन आएगा, जिसमें एक राजा हुए जाज्जल्य देव प्रथम। तो जाज्जल्य देव प्रथम ने क्या करवाया, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बाण वंशियों से पहले दक्षिण कौशल में सोमवंशियों का राज था। इन क्षेत्रों में पांडुवंशी या सोमवंशियों का शासन था। तो इस क्षेत्र से, बिलासपुर संभाग के क्षेत्र से सोमवंशियों को क्या करा इसने, परास्त करके इनकी सत्ता को चुनौती दी। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग में पांडु वंशियों की सत्ता को क्या किया, बाण वंशियों ने समाप्त किया और अपना शासन स्थापित किया। ये बात हमको याद रखनी है। मुख्यतः विक्रमादित्य जयमेव जो थे, इन्होंने इस क्षेत्र से सोमवंशियों की सत्ता को उखाड़ फेंका। फिर इन्होंने शासन किया इस क्षेत्र में। कालांतर में जो ये हमारा जबलपुर है मध्य प्रदेश का, यहां पर त्रिपुरी के कलचुरियों का शासन था। ठीक है, तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकर गण द्वितीय एक शासक थे। शंकर गण द्वितीय आपको याद रखना है, शंकर गण द्वितीय। ठीक है, इन्हें शंकर गण द्वितीय मुग्ध तुंग रण विग्रह के नाम से जाना जाता है। आप शंकर गण द्वितीय बस याद रखिए। तो शंकर गण द्वितीय ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया दक्षिण कौशल में, और यहां पर शासन कर रहे बाण वंशियों को परास्त करके इस क्षेत्र से निष्कासित कर दिया। तो बाण वंशियों की सत्ता क्या हो गई, यहां से समाप्त हो गई। इतनी बात हमको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं पर्वत द्वारक वंश पे। पर्वत द्वारक वंश, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पर्वत द्वारक वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहा है। उड़ीसा का कालाहांडी और रायपुर का गरियाबंद जिला इनके शासन क्षेत्र में शामिल होता था। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 5वीं सदी में 5th सेंचुरी में इनका शासन था। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये तेल नदी घाटी क्षेत्र कहलाता है। तो तेल नदी घाटी क्षेत्र में 5वीं सदी में क्या हो गया, पर्वत द्वारक वंश का अधिकार हुआ। ठीक है, ये जो लोग थे मूलतः कालाहांडी के परथला नामक क्षेत्र से थे। ठीक है, पर्वत द्वारक की तुलना परथला से की जाती। कालाहांडी में परथला क्षेत्र है, संभवतः इसी क्षेत्र के ये मूल निवासी थे। ठीक है, तो परथला से थे, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इनकी कुल देवी थी स्तंभेश्वरी देवी। ये लोग स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, ये आपको याद रखना है। पर्वत द्वारक वंश स्तंभेश्वरी देवी की उपासना करता था। इनकी कुल देवी कौन थी, स्तंभेश्वरी देवी। ठीक है, इस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो है तेरासिंगा ताम्रपत्र। ठीक है, आपको याद रखना है तेरासिंगा ताम्रपत्र इस वंश की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है, जिससे हमें इस वंश की जानकारी मिलती है, तेरासिंगा ताम्रपत्र। बाण वंश की जानकारी है पाली अभिलेख में। पाली अभिलेख से हमें बाण वंश की जानकारी मिलती है, और तेरासिंगा जो ताम्रपत्र है इससे हमें पर्वत द्वारक वंश की जानकारी मिलती है। इसी तेरासिंगा ताम्रपत्र में 2 शासकों के नाम का उल्लेख है। एक आपका सुमन्न राज
और दूसरा तुष्टिकर। ये तुष्टिकर जो है इन्हीं का 13 सिंगा ताम्रपत्र है। तो दो शासकों का नाम आपको याद रखना है, सुमन्नराज और तुष्टिकर। सुमन्नराज और तुष्टिकर, ये दो शासकों का नाम आपको याद रखना है। इसी 13 सिंगा ताम्रपत्र में, हालांकि ये दान पत्र है, इसी दान पत्र में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां पर इस बात को गौर करना है कि ये जो सुमन्नराज हैं, ठीक है, सुमन्नराज, इनकी माता थी कौस्तुभेश्वरी देवी। कौस्तुभेश्वरी देवी इनकी माता का नाम था। वो बहुत ही तीव्र ज्वर से पीड़ित थी, उनकी तबीयत खराब थी। तो उनकी तबीयत या उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सुमन्नराज ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में जो गरियाबंद जिला है, ठीक है, वहां पे देवभोग नामक स्थान है ना, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में क्या है, देवभोग नामक स्थान है। तो इसी स्थान को इसने क्या किया था, दान में दिया था। ठीक है, अपनी माता कौस्तुभेश्वरी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुमन्नराज ने क्या किया था, देवभोग नामक क्षेत्र क्या किया था, इसका दान किया था। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात हमें पर्वत द्वारक वंश के बारे में याद रखनी है। पर्वत द्वारक वंश 5th सेंचुरी, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में इनका शासन था। ये मूलतः कालाहांडी के परथला क्षेत्र से थे, ऐसा माना जाता है। ये स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। इस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है 13 सिंगा ताम्रपत्र। 13 सिंगा ताम्रपत्र इस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इनका शासन क्षेत्र तेल नदी घाटी क्षेत्र पर था। पर्वत द्वारक क्षेत्र था, इसी नाम पर इस वंश का नामकरण पर्वत द्वारक वंश पड़ा। ठीक है, शासकों के नाम में सुमन्नराज और तुष्टिकर, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। सुमन्नराज ने अपनी माता कौस्तुभेश्वरी के स्वास्थ्य लाभ हेतु देवभोग नामक क्षेत्र का क्या किया था, दान किया था। और दूसरे याद रखना है आपको, तुष्टिकर। ठीक है, तो ये दो शासकों का नाम हमें यहां पर याद रखना है। तो बस इतनी सी बात हमें बाण वंश एवं पर्वत द्वारक वंश के बारे में याद रखनी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो ये दोनों वंश समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।